आंखों में मंजिल थी, गिरे फिर भी संभल गए। आंधियों में इतना दम था नहीं, चिराग तो हवाओं में भी जल गए। 2020 काफ़ी उतार चढ़ाव वाला साल रहा है, लेकिन जाते जाते कुछ खुशियां हमारे सामने आई हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा दोनों ही के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिल रही है, जिसमें पदों की संख्या आदि के बारे में बताया गया है। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाने वाला नहीं हूँ, केवल एनालिटिकल पार्ट या वो ज़रूरी बिंदु जो आपको जानने चाहिए, केवल उन चीज़ों को मैंने इसमें इंक्लूड करा है। अगले कुछ मिनटों में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो होंगी आवश्यक तिथियाँ, आवेदन का माध्यम, अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सुधार क्या होता है, उसकी पात्रता, आयु सीमा में मिलने वाली छूट और विभिन्न शहरों के आवंटन के संदर्भ में जो ज़रूरी दिशा निर्देश हैं, ये सब पूरा वीडियो एनालिटिकल और केवल ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से भरपूर होगा। 18 पेज का नोटिफिकेशन आपके सामने है। ऊपर से नीचे तक जब आप पढ़ते हुए जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये कोशिश करी है कि ज़रूरी बात आप तक पहुंच जाएं और जिनको आप आगे चल के भूलें ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स या प्रमुख घटनाओं की। विज्ञापन जारी होने का दिनांक 28 दिसंबर 2020। सुबह सुबह काफ़ी ठंड थी। जब हवा चलने रुकी तो दिन में वापस गर्मी का एहसास हुआ। शाम को फिर से एक बार माहौल थोड़ा ठंडा होने लगा था, लेकिन इस नोटिफिकेशन ने फिर से गर्मी पैदा कर दी है। गर्मी क्या, मैं तो कहूँगा कुछ लोगों के अंदर आग से लगा दी होगी और ये आग जलती रहनी चाहिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि धुआं कम करना। मजाक अपनी जगह ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले बिंदु पर, जो कि है आयु की गणना। 1 जनवरी 2020, इसको देखकर मैं भी एक बार रुका था, क्योंकि 2020 का नोटिफिकेशन है जबकि आयु की गणना 2021 को की जा रही है। तो इसके लिए हमें लोक सेवा आयोग के अगले दिशा निर्देशों का इंतज़ार करना होगा। और वैसे अगर आपने ध्यान दिया हो, नहीं भी दिया हो तो मैं बता देता हूँ। नोटिफिकेशन में एक बात बहुत क्लियर लिखी गई है कि आगे जो भी होगा वो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार ही होगा। अगली डेट पे चलते हैं हम लोग। तो आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो है 11 जनवरी 2021 दोपहर 12 बजे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि है 10 फरवरी 2021। पूरा एक महीना आपको मिलने वाला है। रात के 12 बजे तक का इंतज़ार ना करें। और 10 फरवरी तक वैसे भी कोई ज़रूरी काम नहीं है। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो 10 फरवरी के बाद स्टार्ट होंगे, लेकिन ये आपको तय करना है कि करियर ज़्यादा ज़रूरी है या वो ज़रूरी काम ज़्यादा ज़रूरी है। आवेदन में त्रुटि सुधार 15 जनवरी से 12 फरवरी तक यदि किसी प्रकार की एरर आपके फॉर्म में रह जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। मतलब फॉर्म भरने की डेट से 2 दिन बाद तक। इस पर हम लोग थोड़ा सा आगे और डिस्कशन करने वाले हैं। एग्ज़ाम की जो डेट आई है, प्रारंभिक परीक्षा की तिथि, वो है 11 अप्रैल 2021, जबकि हमारे एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र 6 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच जारी हो जाएंगे। आवेदन का जो माध्यम है वो केवल ऑनलाइन होगा। आप mppsc.nic.in या mppsc.com या mpionline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप खुद आवेदन कर रहे हैं तो आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आप कियोस्क पे भी जाके फॉर्म भरवा सकते हैं। खुद फॉर्म भरने या कियोस्क पर जाकर फॉर्म भरवाने, दोनों ही केसेस में आप ये वाला जो वर्ड है इसको गांठ बांध लीजिए, पेमेंट डन। अगर आपके फॉर्म पर, एप्लीकेशन फॉर्म पर ये वर्ड लिखा हुआ नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। ये हमें ये बताता है कि आयोग के पास पैसा नहीं पहुंचा है, आपकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं गई है और इस केस में आपका आवेदन, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि प्रक्रिया ऑनलाइन है, ये बैंक या ड्राफ्ट अथवा चेक, बैंक ड्राफ्ट या चेक द्वारा आपका जो पैसे हैं, फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी है, वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कॉमनली अंडरस्टूड है।
त्रुटि सुधार की जो मैं बात कर रहा था, ये फॉर्म भरते वक्त वैसे तो आप पीएससी के कैंडिडेट हैं, किसी तरह की एरर त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। फिर भी चाहे अनचाहे यदि कोई गलती रह जाती है, 15 जनवरी से 12 फरवरी के बीच आप उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। और हर एरर के लिए, हर त्रुटि के लिए आपको 50 रुपये देने होंगे, फिर भले ही आपके चाचा विधायक हो, है ना। अगर 5 त्रुटि कर देते हैं तो 5 इंटू 50, 250 रुपये। बड़ी तकलीफ होगी, एक बार में ही फॉर्म सही भरें। देखिए, एक ज़रूरी बात आगे लिखी गई है, ये जो एरर है वो मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर आप सुधार नहीं सकते। केवल यही डेट्स हैं जिनमें आप अपनी एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। कि आगे किसी भी तरह की त्रुटि को, एरर को स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। ऐसा ही देखिए, दूसरा ज़रूरी बिंदु था, इसमें यह कहा गया कि यदि आप किसी आरक्षित श्रेणी में फॉर्म भरते हैं, किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ लेते हैं, जो कि एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, महिला, पुरुष, की दिव्यांगता, सैनिक, शासकीय सेवक, जन्म इत्यादि के आधार पर हो, तो फॉर्म भरते वक्त ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास इनके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। यदि आप वो डॉक्यूमेंट्स आगे जाके प्रस्तुत नहीं कर पाते तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पात्रता तो शैक्षणिक योग्यता जो है वो न्यूनतम स्नातक होना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी, कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष का छात्र है तो वो आवेदन कर सकता है, लेकिन जब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया जाएगा तो उसका परिणाम, परीक्षा परिणाम घोषित होना आवश्यक है। यदि तब तक उसका परीक्षा परिणाम नहीं आता तो उसकी पात्रता को, उसकी एलिजिबिलिटी को निरस्त कर दिया जाएगा। रोजगार कार्यालय में उसका पंजीयन होना अनिवार्य है। आप जिस भी जिले के रहने वाले हैं वहाँ के रोजगार कार्यालय में पंजीयन अवश्य करवा लें। तीसरा ज़रूरी बिंदु है आयु। इसको मैंने प्रॉपर डेट्स के साथ आपके सामने रखा है। देखिए, आयु सीमा गैर वर्दीधारी पद और वर्दीधारी पद दोनों के लिए अलग अलग हैं। वर्दीधारी पदों में हमारा पुलिस विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग या आबकारी विभाग, जेल विभाग और परिवहन विभाग के कुछ पद आते हैं। तो जितने भी वर्दीधारी पद हैं उनकी आयु सीमा 21 साल से लगाकर 33 साल तक है, जबकि गैर वर्दीधारी पदों की आयु सीमा 21 साल से लगाकर 40 साल तक है। और इसके संदर्भ में जो छूट मिलती है वो आपको मिलेगी, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आयु की गणना की जो तिथि है वो 1 जनवरी 2021 है। आपके लिए मैंने चीज़ों को थोड़ा सा आसान कर दिया है। यदि आपका जन्म 2 जनवरी 1981 से 31 दिसंबर 1999, इन दोनों डेटों को इंक्लूड करना है, इस दौरान हुआ है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 2 जनवरी 1981 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 31 दिसंबर 1999 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और यदि आप इसके बाद किसी तरह के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो वो लाभ आपको मिलेगा। ये आयु की गणना सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए है। आयु सीमा में छूट की अगर बात करें, देखिए, पहली आयु सीमा में जो छूट का प्रकार है वो गैर वर्दीधारी पदों में यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी या किसी अन्य तरह की आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो 5 वर्ष की छूट आपको मिलेगी, मतलब 45 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। जबकि जो वर्दीधारी पद है उसमें भी आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो 38 ईयर्स तक, जो कि सामान्य वर्ग के लिए केवल 33 ईयर्स हैं, उसमें भी आप 38 ईयर्स तक आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आगे बात करेंगे प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूट। तो प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में कि कोई अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति अंतर जातीय विवाह करता है और वो पुरस्कृत है तो उसे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार से विक्रम पुरस्कार से यदि कोई खिलाड़ी सम्मानित है तो उसको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
साथ ही साथ अगर हम लोग आगे देखें तो आरक्षण और उससे जुड़ी सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये कुछ छूट आपको यहाँ पर दी जाती हैं आयु में। शहर केंद्र आवंटन के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश, क्योंकि मैंने पिछले सालों में भी कुछ कैंडिडेट्स को परेशान होते देखा है, इसलिए इस पर डिस्कशन करना मैंने ज़रूरी समझा। देखिए, यहाँ पर एक वर्तमान पता है की चर्चा की गई है और एक होता है आपका स्थायी पता। मान लीजिए आप ग्वालियर के रहने वाले हैं और वर्तमान समय में इंदौर में रह रहे हैं, तो आपको स्थायी पते का तो डॉक्यूमेंट आपके पास है। आपको लोकल एड्रेस है ना, इंदौर के एड्रेस या जिसको हम लोग वर्तमान पता भी कहेंगे, उसके साक्ष्य आपके पास होना ज़रूरी है, जिसमें आपका रेंट एग्रीमेंट या फिर अगर आप लंबे समय से रह रहे हैं तो किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो वो आपका वर्तमान पता कहलाएगा। अब यहाँ पे चीज़ें कैसे घटित होंगी, आप जिस शहर के आप जो एड्रेस प्रूफ देंगे उसके अनुसार आपके एग्ज़ाम सेंटर ऑटोमेटिक भरे जाएंगे। इसमें पहला आवंटन आपका वर्तमान पते का जिला, दूसरा आवंटन वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय, तीसरा आवंटन या थर्ड अलॉटमेंट जो आपको होगा आपके परमानेंट एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्लेस या फिर स्थायी पते का संभाग मुख्यालय। ये प्रमुख मतलब इस तरह से आपको सेंटर का आपके परीक्षा केंद्रों का अलॉटमेंट होने वाला है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं, तो हमारे जो 4 बड़े शहर हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, इनमें से किन्हीं 2 विकल्पों का वो चयन कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी बातें और नोटिफिकेशन में लिखी गई हैं। मैंने आपसे केवल उन चीज़ों पर चर्चाएं करी जो अक्सर कंफ्यूज कर देती हैं या फिर जिनके संदर्भ में इंफॉर्मेशन कोई पहले पेज पर तो कोई तीसरे पेज पर तो कोई 7वें पेज पर थी, उनको कलेक्ट करके मैंने आपके सामने रखा है। आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप नोटिफिकेशन को पढ़ के अच्छे से खुद से भी समझ सकते हैं। फिर भी यदि कोई ऐसा बिंदु है जो आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, उसको मैं फिर से अगले वीडियो में आपके सामने इन डिटेल लेकर आऊँगा। चलते चलते एक जानकारी और, एमपीपीएससी प्री 2020 की हमारी टेस्ट सीरीज़ हम लोग 5 जनवरी 2021 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। यह हमारा पता है, पर आकर आप हम लोगों से मिल सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है, जिद्द तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। इन शब्दों के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। खूब मन लगा के मेहनत करके पढ़ाई करें, और अगर 2019 का रिज़ल्ट आपके लिए पॉजिटिव नहीं था उसको पीछे छोड़ दें, क्योंकि जो चला गया उसको बदला नहीं जा सकता। फोकस उस पर करें जो आपके हाथ में है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।